अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग वा, सारे, ठीक है? वालेकुम सलाम सर। जी सर, आप कंटिन्यू कर देते हो, लाइव कर दीजिए। जी ठीक है सर। ठीक है। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखा था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, फाइलिंग मेथड देखा था और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाना हमने देखे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस टेबल में समराइज किया हुआ था जो हम रात को लास्ट मिनट में पढ़ रहे थे जब क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इफ़ यू वांट टू फैक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 18, अगर तो आपके पास इस तरह तमाम टर्म पॉजिटिव हैं तो आप उसके फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल जो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल्स को देखेंगे, कोई ऐसे मल्टीपल जो कांस्टेंट टर्म को उसके साइन के साथ लेके आए और जो एक्स टर्म होगी उसके कोफिशिएंट के बराबर आए अगर उनको हम सम करते हैं। सम या सब्ट्रैक्शन से भी आ सकते हैं। तो ये सिंपल है, जस्ट साइन के लिए उन्होंने हमें अभी एक्सप्लेन किया अलग अलग लिख के कि तमाम में ये अप्लाई होता है जो फैक्टर्स बनाना है इस तरीके से। तो उसी तरह हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। कोई ऐसा मल्टीपल देखते हैं जैसे यहाँ +9 और +2 लिया है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है और ऐड करने से 11 आ रहा है। इसी तरह अगर एक्स टर्म माइनस होगी तब भी सेम प्रोसीजर है। सेम तरीके से हम देखेंगे, जस्ट हम उनके साइंस देखेंगे कि अब जो हमने मल्टीपल लिए हैं उनके हम क्या साइन रखें कि वो मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड करने से -8 आए। इसी तरह अब अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो तब भी प्रोसीजर तो सेम है, जस्ट हमने साइंस को देखना है। तो इन साइंस को देखते हुए ये जो कॉफिशिएंट का साइन होगा एक्स टर्म में और कांस्टेंट का जो साइन होगा, इसको देखते हुए हम ए फैक्टर्स के में जो वैल्यू लेते हैं, जो मल्टीपल लेते हैं, उनके साइंस आपने सिर्फ एडजस्ट करने हैं कि कोई इस तरह साइन लेंगे कि वो मल्टीप्लाई होके फॉइलिंग के थ्रू जब हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके ये एक फॉर्म लाएं तो वो 100% यही आनी चाहिए, तब आपके वो फैक्टर सही बने हुए हैं। ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म के साथ कोई चीज़ दी हुई है, जैसे माइनस का साइन जस्ट दिया हो या अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट दिया हो, तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म करें। ठीक है, माइनस साइन होगा तो आप उसको माइनस कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल में लिया था -x² में। तो पूरी इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई है तो वो हम देखेंगे कि तमाम में से कॉमन आ सकती है या नहीं। अगर तो कॉमन आ सकती है तो हम कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज उसको फिर हम रहने देते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमने उसको अंदर फैक्टर्स में भी लिखा था, जिस तरह यहाँ पे हम जस्ट एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे जस्ट एक्स ले रहे हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वेयर है। लेकिन जब यहाँ पे अगर 2 होगा साथ और वो 2 अब हम देख रहे हैं कि तमाम में से हम कॉमन नहीं ले पा रहे, तो 2 को मतलब हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो तब हम ये जो अंदर फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे ये एक्स सिंपल लिखा हुआ है, तो फिर हम इस एक्स के साथ उसको किसी एक जगह पे ऐड कर देंगे, मतलब लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तो कॉमन ले रहे थे इसलिए इस एग्जांपल में इन्होंने ये -2 कॉमन ले लिया। अदरवाइज अगर यहाँ पे कॉमन ना आ रहा होता, यहाँ 16 की जगह फर्ज कर लें कोई ऑड नंबर होता, 17 होता, 15 होता, तो आप 2 कॉमन ना ले सकते फिर सब में से। फिर आप ये एक्स जो आपने लिखे हैं दो, इनमें से किसी एक में आप वो 2 साथ लिख देते, मतलब वो 2x हो जाता, ताकि जब ये एक्स और ये 2x या पहले वाले में 2x हो तब भी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके यही 2x² बनाएंगे। जब आप फॉइलिंग के थ्रू वापस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास दोबारा यही इक्वेशन बननी चाहिए ना। तो उसके लिए वो बताया कि अगर x² टर्म में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो तो आपको उसको किस तरह आपने डील करना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सिंपल इक्वेशन है। x² टर्म देखें, बिल्कुल ना इसके साथ माइनस का साइन है ना कोई कोफिशिएंट है, तो आप डायरेक्ट इसके फैक्टर्स सोच के फैक्टर्स बना सकते हैं कि 33 का मल्टीपल क्या हो जो ऐड करने से 14 आए। इसी तरह 45 का क्या मल्टीपल हो जो ऐड करने से -14 आए। फिर -18 के क्या मल्टीपल हों जो मल्टीप्लाई करने से -18 और ऐड करने से +3 आए। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ये तो देख लिया कि फैक्टर्स हम बना सकते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उसको वैल्यूएट कैसे करते हैं। वैल्यूएशन का मतलब यही है कि जो इक्वेशन में वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी आपने वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो वैल्यूएशन में अब हमारे लिए उन्होंने हिंट दिया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना शुरू करें, सबसे पहले उसको उसकी तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करें और दूसरी साइड पे उसको ज़ीरो लिख दें। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब हमने एक साइड पे अगर ज़ीरो लाना है तो इस 6 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए वही मेथड है जो हमने एक रूल भी पढ़ा था, जो दोनों साइड्स पे हम सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। उसका नाम मेरे जहन में नहीं है अभी, आपको याद हो तो बता दें। तो उसके तहत आप इस गोल्डन 6 रूल। को, जी गोल्डन रूल, थैंक यू। तो आप इस 6 को ख़त्म कर सकते हैं। दोनों तरफ आप अगर सब्ट्रैक्ट करें -6 को, तो ये 6 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट साइड से, और आप इसकी जगह ज़ीरो लगा सकते हैं क्योंकि +6 -6 कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएगा। तो या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस 6 की साइड चेंज कर लें तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -6, और फिर इक्वल्स टू राइट साइड पे आपके पास ज़ीरो आ जाता है। यही चीज़ वो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप उसको तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर लें और दूसरी साइड पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप जो ऊपर हमने फैक्टर बनाना सीखा था, जब आपके पास एक साइड पे ज़ीरो आ गया, फिर आपके जो लेफ्ट पे एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके आप आराम से फैक्टर्स बना सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को इन्होंने नहीं लिया, चले हम देख लेते हैं। अभी जस्ट वो यही समझा रहे हैं कि आप ज़ीरो कैसे ले सकते हैं। चलें पहले ज़ीरो को देख लेते हैं कि आप एक तो आपने देख लिया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप उसको ज़ीरो कैसे रख सकते हैं, एक साइड पे ज़ीरो मतलब कैसे ला सकते हैं। दूसरा ये कि अगर वो फैक्टर फॉर्म में है, जैसे ये है, तो इसको भी आप ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। उस कैसे लिख सकते हैं कि आप अगर ये चीज़ पढ़ें, ये इन्होंने थोड़ी सी उसकी डिटेल दी हुई है कि अगर फर्ज कर लें कि एक ए और बी दो एक्सप्रेशंस हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इनमें से कोई एक चीज़ या ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं, तभी वो ज़ीरो आ रहा है ना उनका प्रोडक्ट। कि या तो ए ज़ीरो है तो बी ए से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन रहा है, या बी ज़ीरो है तो ए बी से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ रहा है, या ये दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके तहत अगर आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, जिस तरह अभी ये है, जब आप इसको, एक मिनट में एनोटेट भी कर लूँ साथ, जब आप इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -6, अब ये है, और अब आप इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे जैसे हम ऊपर बनाते आए, तो ये इस तरह ही लिखी हुई होगी। तो वो इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कि एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, इसको वो ए बी की तरह कंसीडर कर रहे हैं कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई होके उसका आंसर हमें पता है कि ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या ये ज़ीरो है, या ये ज़ीरो है, या ये दोनों ज़ीरो हैं। तो आप इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे वो एक्सपोनेंशियल रूल में हमने देखा था ना कि अगर बेसिस सेम हो जाएं और इक्वल्स टू है सेंटर में, तो हम उनकी एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी है कि दो प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, तो आप उन दोनों प्रोडक्ट को अलग-अलग भी ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को अलग-अलग जीरो के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये दो प्रोडक्ट हैं फर्ज कर लें, तो आप इनको अलग-अलग जीरो के इक्वल कर लें, a +27 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा b-12 इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर ये एक्स टर्म में हो तो एक एक्स एक्स की जो फैक्टर है वो एक आएगा, उससे एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी और दूसरे से दूसरे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो दो फैक्टर इसके बनेंगे। तो आपके पास एक्स की वैल्यूज बेसिकली निकल आती हैं, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि मतलब हमने सॉल्व कैसे करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो आप उसको ज़ीरो के इक्वल करके उसके फैक्टर्स बना के और फिर उन फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल करके आप एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल वहाँ पे इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे भी एग्जांपल्स भी देखते हैं। ये उसी ऊपर वाली इक्वेशन को इन्होंने ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब इसके आगे फैक्टर्स बना दिए। ये दो इसके फैक्टर बनते हैं, -6 को कंसीडर करते हुए कि उसके मल्टीपल्स क्या लें, +3 और -2 इन्होंने लिया, जिनको ऐड करने से आपके पास ये +1 आ रहा है जो एक्स का कॉफिशिएंट है। अब आपने इन दोनों फैक्टर्स को जैसे ऊपर पढ़ा के अलग-अलग हम ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं, तो ये दो इक्वेशंस बन गई आपके पास दोबारा, और इन दो से आपके पास दो दो वैल्यूज आ गई, x-3 और x = 2। अब इसके बारे में एक और बात ये भी लिखी हुई है कि ये जो दो वैल्यूज डिफरेंट निकली हैं, ये कभी भी इकट्ठी अप्लाई नहीं होती इस इक्वेशन में चेक करने के लिए। या तो -3 एक टाइम में अप्लाई होगा या 2 अप्लाई होगा, मतलब एक वक्त में ये एक ही ट्रू होती है। जैसे अगर आप -2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये 6 आ जाएगा इक्वल, लेकिन आप 2 फिर दोबारा साथ पुट नहीं कर सकते कि एक जगह आप स्क्वायर में -3 पुट कर दें और एक्स में आप 2 पुट कर दें, ऐसे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अलहदा अलहदा ये इक्वेशन ट्रू करते हैं, इकट्ठे जो है ना एट द सेम टाइम ये कभी भी ट्रू नहीं होते। ठीक है, तो आप -3 पुट करेंगे दोनों जगह एक्स पे तो वो 6 इक्वल आ जाएगा, आप +2 पुट करेंगे तब भी वो 6 इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये इकट्ठे आप पुट नहीं कर सकते। बस ये जस्ट है। और ये जो वैल्यूज निकलती हैं इनको आप रूट्स भी कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉसिबल हमने पहले भी पढ़ा था कि दो पॉसिबल वैल्यूज एक्सपेक्ट की जाती हैं, जो कि मतलब एक्स की या जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है कि उसकी दो वैल्यूज निकलेंगी। कई दफ़ा वो वैल्यूज सेम निकल आती हैं तो फिर वो जस्ट एक वैल्यू बन जाती है। फैक्टर तो दो ही होते हैं, लेकिन अगर सेम फैक्टर बन जाए, साइन भी सेम हो, तो उसकी एक ही वैल्यू बनेगी। तो आप उसको फिर कह सकते हैं कि वो एक वैल्यू, अदरवाइज पॉसिबल यही होता है नॉर्मल के दो वैल्यूज निकलती हैं डिफरेंट। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन में, अब वैसे तो यहाँ पे अब आप ये कह सकते हैं कि एक्स की एक वैल्यू निकली है ये -3 एक 2, तो आप लिख सकते हैं कि जी एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक -2 और एक 2। लेकिन अगर जिस तरह जीआरई के क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस भी साथ दी होती हैं, तो वो उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह गिवन हो कि इफ वाई इज लेस देन 0 एंड y² = y + 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। अब ये तो सिंपल वही क्वेश्चन है जिस तरह हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वो वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और साथ हमें कंडीशन भी दी हुई है कि y आपने कंसीडर करना है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव नंबर, कि वो कोई भी नेगेटिव नंबर जो भी वैल्यूज निकलेंगी उनमें आपने नेगेटिव नंबर ही कंसीडर करना है। ना आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं और ना ही पॉजिटिव नंबर। तो आप इस इक्वेशन को उसी तरह पहले जीरो के इक्वल लाएंगे, ये शेप बनाई, फिर आपने उसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर बनाने के बाद जब आपके पास ये दो आ गई, इनको आपने जीरो के इक्वल किया फैक्टर्स को अलग-अलग और दो वैल्यूज निकाल ली। अब आप क्वेश्चन में देखें कि वो उन्होंने कहा था कि y इज लेस देन 0, तो आप जस्ट एक ये वाली वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 0 है। आप 6 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। अब आपका आंसर जस्ट y = -5 होगा। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी होंगी फिर उनको भी देख के तो आप उसके मुताबिक फिर आंसर सेलेक्ट करेंगे। क्या पता उधर एक ऑप्शन में 6 भी दिया हो, आपकी आंसर 6 भी निकल रहा है, लेकिन आप 6 चूज करेंगे तो वो आंसर गलत होगा क्योंकि उन्होंने आपको साथ एडिशनल एक कंडीशन दी हुई है। अब ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि जो ऊपर बात की थी हमने कि ओकेजनली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन ऑन इट्स ओन, कि कई दफ़ा फैक्टर सेम निकल आते हैं तो एक इक्वेशन मतलब एक ही वैल्यू निकलती है। जैसे अब इसके फैक्टर बनाए हैं तो W-4 और W-4, अब दोनों का आंसर 4 ही आता है। आप ये वाला वेक्टर ले लें या ये वाला ले लें, तो आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है एक्स W की जो कि 4 है। और इसके लिए ये एक वार्निंग ही समझ लें
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले आपने जीरो के इक्वल करना है, तब आपने फैक्टर बनाने हैं। ये नहीं कि पहले फैक्टर बना लें और फिर इसको जीरो के इक्वल करें। जैसे ये एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस तरफ कांस्टेंट टर्म है, इस तरफ आपको एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही मिल रही है जिससे आप फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट टर्म ना होती -6, तब तो फिर आपको नजर आ रहा था कि आप पहले कांस्टेंट लाएंगे तो आप फैक्टर बनाएंगे मल्टीपल देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपने जस्ट इसके फैक्टर्स बना लेने और 6 को कंसीडर नहीं करना। आपने सबसे पहले उसकी एक साइड को जीरो करना है, तब आपने फैक्टर बनाने हैं, तो आपके करेक्ट निकलेंगे। तो आप इस 6 को पहले उस दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, और आपके पास ये फॉर्म जब बन जाएगी कि एक साइड कंप्लीट जीरो होगी है, तब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो वो फैक्टर आपके बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है। और आगे अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यूज हमने कैसे निकालनी है। इसी चीज़ को इन्होंने समराइज किया हुआ है, वांट इफ़ यू वांट टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू -18, कि इस फॉर्म में अगर होगा तो पहले आप इसकी वन साइड को जीरो करेंगे, फिर आप इसके फैक्टर बनाएंगे, और फिर फैक्टर्स को भी जीरो के इक्वल करके आप दो वैल्यूज निकाल लेंगे। सिंपल। अब ये दो क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी वो जीरो हुआ हुआ है, जस्ट हमने फैक्टर बना के फैक्टर्स को जीरो करना है, जीरो के इक्वल करना है और वैल्यूज निकालनी है। इसको पहले हमने जीरो के इक्वल करना है, फिर फैक्टर्स बनाने हैं, और फिर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करके उनकी वैल्यूज निकालनी है। आगे है कि अगर हमारे पास एक्स टर्म हो ही ना इक्वेशन में, तो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि अगर एक्स टर्म वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जस्ट हमें स्क्वायर टर्म और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म अगर दी हुई है, तो तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड तो आप ये देखेंगे कि वो जो कांस्टेंट टर्म है, वो अगर किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर तो आप डायरेक्ट इसका रूट लेके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे अभी ये फर्ज कर लें, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये वाली। तो ये तो अब 9 को हम कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, अगर ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर हमें पता चल रहा है, तो हम डायरेक्ट इनका रूट लेके, और आपने पीछे पढ़ा था कि जब भी आप ये स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट में हमेशा दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं आप परफेक्ट रूट। उसकी वजह यह है कि आप अगर 3 का स्क्वायर लें तब भी +9 आता है, -3 का स्क्वायर लें तब भी +9 आता है, तो इसके ये दो पॉसिबल वैल्यूज ही बनेंगी। अगर यहाँ पे 25 होगा तो फिर 5 और -5 ले लेंगे, अगर 4 होगा तो आप 2 और -2 ले लेंगे। ठीक है। तो स्क्वायर रूट में लाजमी आपने नेगेटिव वैल्यू को भी कंसीडर करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स टर्म मौजूद नहीं है, मतलब कि जिसमें पावर एक्स वाली टर्म बिल्कुल नहीं है, जिसमें एक्स की पावर 1 होती है। अगर वो होती तो आप 9 की साइड चेंज करके और आप इसके फैक्टर्स बना सकते थे, जैसे हम ऊपर करते आए हैं। लेकिन अब एक्स टर्म नहीं है, तो सबसे पहले मेथड 1 यही है कि आप इसको देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है, अगर ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको, अगर ये इस साइड पे भी होता है स्क्वायर वाली साइड पे, तो आप इसकी साइड चेंज कर देते, इसको मतलब दूसरी साइड पे ले जाते। अगर फर्ज कर लें ये इस तरह होता, तो हम इसको इस फॉर्म में शिफ्ट करके तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते, स्क्वायर रूट लेके सिंपल हमें डायरेक्ट दो वैल्यूज मिल जाती। ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है भी तब भी, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तो लाजमी। तो फिर मेथड 2 है इसको सॉल्व करने का, कि हम इसको उस फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म में हम इसको फैक्टर्स बना सकें। तो अब उस फॉर्म में तो हमें जाहिर है एक्स टर्म भी लाजमी चाहिए। तो आप अगर इसको देखें, क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये खुद से एक्स वाली टर्म बनाई है, इक्वेशन की जस्ट लुक चेंज की है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं की। तो हम इससे कर सकते हैं ना मैथ्स में, कि अगर हम ये जीरो कोफिशिएंट ले लें और साथ एक्स लिख दें, तो इसका मतलब भी जीरो ही है। जीरो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका और इसकी जो वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन हमने लुक चेंज की ताकि हम इसको इसके फैक्टर्स बना सकें। तो अब आप इसके फैक्टर्स बनाएं और दो वैल्यूज निकाल लें। निकाल सकते हैं ना, -9 के दो मल्टीपल अगर आप लें, तो आप
क्या लेंगे कि वो मल्टीप्लाई होके -9 आए, और अगर ऐड करें तो 0 आ जाए। 3 और -3। जी, 3 और -3। जब वो दोनों डिफरेंट साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में -9 ही आ जाएगा, और 3 और -3 जब ऐड होंगे तो वो 0 बना देते हैं, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप दूसरा तरीका फिर ये हुआ कि अगर एक्स टर्म मौजूद नहीं है तो आप उसको खुद क्रिएट कर लें 0 के साथ, और फिर आप उसके फैक्टर बना लें। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म, तो आपके पास शॉर्टकट मेथड है ये वाला, कि आप डायरेक्ट रूट लेके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइम बचता है। ये दोनों मेथड उसी तरह लिखे हुए हैं, और ये उसी चीज को अब समराइज किया हुआ है, इसको हम दोबारा नहीं पढ़ते, आगे चलते हैं। सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्क्वायर पेरेंथेसिस। अब अगर हमारे पास एक स्क्वायर पेरेंथेसिस गिवन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर पेरेंथेसिस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे किसी चीज का सम, या आप कह लें डिफरेंस, और उसका होल स्क्वायर दिया हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के भी तीन तरीके हैं। तीन में से ऊपर जो हमने दो पढ़े, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, कि मतलब आप कांस्टेंट टर्म को पहले देखेंगे। अगर ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसका रूट ले लें, तो आपके पास y+1 = 4 भी आ जाएगा, और y+1 = -4 भी आ जाएगा। ठीक है, आपके पास मतलब दो वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। फिर आप वो +1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे दोनों में, और आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप शॉर्टकट मेथड से बस रूट लें और इसको सॉल्व कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप इस y+1 होल स्क्वायर को दो दफा लिख सकते हैं ना, y+1 × y+1, यूं भी लिख सकते हैं ना, जब दोनों बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते होते हैं, जो हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। तो ये समझे, ये पूरी बेस है और ये पूरी बेस है, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स को इस तरह स्प्लिट भी फिर कर सकते हैं ना, जहाँ ये 2 था इसको हमने यहाँ 1 1 कर दिया, और =16 आ गया। अब आपके पास एक ये फैक्टर डायरेक्ट बन गया, एक ये बन गया, आप इनको अलग-अलग इक्वल्स भी ले सकते हैं, इस तरह भी आपके पास वैल्यू आ सकती है। ठीक है, कि आप डायरेक्ट y+1 = 16 ले लें, तो क्योंकि ये फैक्टर सेम है तो वैल्यू आपके पास y की एक ही आएगी, y = 16 - 1 15। ये अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। दो तरीके हमने पढ़ लिए, कि एक अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप रूट ले लें, अगर आप रूट नहीं लेते तो आप इस होल स्क्वायर वाली टर्म को दो दफा लिख के, तो इसके इक्वल करके दो इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी y की, और आप उसमें से वैल्यूज निकाल लें। और तीसरा तरीका फिर वही है जो हम इसको फॉइलिंग वाला हमने पढ़ा था, कि आप जस्ट इसको इस तरह लिख के आप इसको फॉइलिंग के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये सिंपल जो क्वाड्रेटिक की हमने जर्नल फॉर्म पढ़ी थी स्क्वायर वाली, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप इसके उसी तरह जिस तरह आपने पढ़ा है सॉल्व आउट करने वाला, आप उस तरह भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ऊपर वाले जो दो मेथड हैं वो शॉर्टकट हैं, कि आप उस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल देख लें। अब ये सबसे पहले आपने देखना होगा कि 625 किसी का अगर स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो वो इधर इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, हमें अगर याद हो तो अच्छी बात है कि 25 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं डायरेक्ट, और इस तरह आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। अब ये 225 है, ये आई थिंक 15 का स्क्वायर बनता है, तो इसको भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब आप इसको या तो इसको दो दफ़ा लिख लें, या फिर आप इसको दो दफ़ा लिख के उसको फॉइलिंग के थ्रू मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म बना लें क्वाड्रेटिक की। इस जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है जेड स्क्वायर वाली टर्म में बनेगी, और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं अगर आपके पास ये होल स्क्वायर वाली टर्म दी हुई हो।
अब आ गया कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें क्वाड्रेटिक से हायर पावर दी हुई है, जैसे क्यूब हो गया या फोर्थ रूट हो गया, फोर्थ पावर होगी, तो वैसे तो ये अब देखा जाए तो क्यूबिक इक्वेशन है, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो किसी भी वेरिएबल की, उसको क्यूबिक पावर कहते हैं। मैक्सिमम पावर 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो अब क्योंकि क्वाड्रेटिक के काफ़ी मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व हम इजीली कर सकते हैं। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें से देखेंगे कि कोई चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, हम एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक साइड पे लेके जाएंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे, जो कि हम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं और किसी और इक्वेशन में भी कर सकते हैं, कि आप सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं और उसको जीरो के इक्वल कर दें। जब आपके पास जीरो के इक्वल हो गया, अब आप देख रहे हैं कि इसको हम क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि अगर तो एक एक्स हम कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ ये क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएगी। इसमें से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा और ये इसमें से भी निकलेगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन सकती है जब हम कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लेके दिखाया। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक से बड़ी पावर आएगी, क्यूब में, फोर्थ में, फिफ्थ पावर में, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर तो ले सकते हुए, जिससे दूसरी टर्म जो आपके पास आई है कंप्लीट या एक्सप्रेशन बनती है, वो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो आप फौरन उसको कॉमन लेके क्वाड्रेटिक बना लेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का वही सेम तरीका है कि आप उसके ये दो फैक्टर्स बना लेंगे। अच्छा, जब आपके पास फैक्टर बन गए, पहले तो आप जस्ट इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करते थे और एक्स की दो वैल्यूज निकल आती थी। अब आपके पास ये थर्ड टर्म भी है, ये भी एक फैक्टर ही है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसी तरह जिस तरह ये ब्रैकेट्स लग के मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर। तो इसको भी अगर आप ब्रैकेट में रखें या वैसे लिखा रहने दें, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको भी जीरो के इक्वल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो भी है। अब इसमें एक वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो है, एक वैल्यू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, उसमें से आपके पास एक्स की वैल्यू टू आती है और इसमें से एक्स की वैल्यू आपके पास वन आती है। तो एक्स की यहाँ पे तीन वैल्यू आई, और यहाँ एक्स क्यूब से भी हमें पता चल रहा है कि इसकी पॉसिबल थ्री वैल्यूज आ सकती हैं पावर से। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है कि आप तीनों को फिर जीरो के इक्वल अलग अलग कंसीडर करके तीन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये है, इफ़ यू वांट टू सॉल्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी वही है कि कांस्टेंट टर्म अगर आपके पास नहीं है, नो मसला नहीं है, आप एक्स को साइड चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएं, जीरो करें, और फिर इसको कोशिश करें कि आप क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। जैसे इन्होंने एक्स कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन आ गया। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर माइनस वन को आप जो है ना उसी तरह सॉल्व करें जो एक्स टर्म हमने की थी कि हम अपनी तरफ से बना सकते थे, तो आप इसमें एक्स टर्म अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो एक्स लिख के माइनस वन लिखेंगे, और आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो आपके पास एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, वो स्टेप नहीं लिखा हुआ कि आपने एक्स वाली टर्म को जीरो के साथ लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह उसके तीन फैक्टर फिर आपके पास आ जाएंगे और आपके पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स टर्म भी है और एक्स क्यूब भी है, तो आप एक्स टर्म की साइड चेंज करेंगे, पहले जीरो के इक्वल लाएंगे इक्वेशन को, और फिर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद उसके फैक्टर्स बना के एक्स की आपके पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं अदर इंस्टेंसेस ऑफ क्वाड्रेटिक के डिफरेंट फॉर्म में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आती है, तो उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मसलन अभी ये पहली फॉर्म ऐसी है कि सी या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अ फ्रैक्शन, कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हिंट या मेथड इन्होंने बताया फैक्टर एंड कैंसल, कि हम उसके फैक्टर बना के कोशिश करेंगे कि उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म में कोई दूसरी चीज़ है, उससे वो कैंसल आउट हो सके, तो हम उसको कैंसिल कर लें ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आए और हम उसको जल्दी से सॉल्व करें।
जैसे न्यूमरेटर में हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट जो है उसी तरह फैक्टर्स बना के तो दो फैक्टर्स ले सकते हैं इसके, जो कि इन्होंने ये नीचे सॉल्व आउट किए हुए कि x-3 और x+1 आप इसकी जगह लिख सकते हैं। और जब आप ये यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे आपके पास x+1 पूरा मौजूद है ये वाला, तो ये होल टर्म उससे डिवाइड हो रही है, तो ये कैंसिल हम कर सकते हैं। अगले स्टेप में देखते हैं कि इसकी जगह जब ये फैक्टर्स बन गए, फ्रैक्शन वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में थी वो उसी तरह है। तो अब आप देखें कि ये x+1 और नीचे वाला x+1 आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं कि हमने पहले फैक्टर्स बनाए और फिर फैक्टर के बाद देखा कि वो फैक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं या नहीं, तो आपने कैंसिल कर लिया, तो डायरेक्ट आपके पास x-3 उसकी वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछी हुई, अदरवाइज हम x-3 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 3 निकाल लेते। इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि आप चूज करेंगे क्या आंसर आ रहा है इन ऑप्शंस में से, ये जिस तरह ए बी और सी। तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो x-3 था, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। लेकिन अभी देख लें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में थी, तब भी हमने इजीली उसको सॉल्व कर लिया। अब आगे एग्जांपल और भी देखते हैं इसकी। अच्छा जी, अब एक चीज़ और है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें डायरेक्ट ना दी हो बल्कि उसके जस्ट कोई फैक्टर्स भी दिए हो, तो तब भी हम उनको देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि वो किसी तरीके से हम कैंसल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अभी ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है कि इफ़ x इज नॉट इक्वल्स टू y, ये इसलिए किया है ताकि ये इक्वल ना हो, क्योंकि अगर 1 - 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा नीचे और इन्फिनिटी बन जाएगी ये कंप्लीट। तो इसलिए इन्फिनिटी से बचने के लिए इन्होंने ये हमें दिया है कि ये इन्फिनिटी नहीं होगी। अब y - x/x-y, ये जस्ट अभी एक एक फैक्टर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लेकिन एक फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो उसको भी हम उसी चीज से देख के कि भाई इसको हम एक दूसरे के इक्वल कैसे ला सकते हैं, हम कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नजर आ रहा है कि x-y है और ये -x+y है, तो हमें पता है कि सिर्फ साइन चेंज है, बाकी वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। तो हम इसके साइन चेंज करने के लिए जस्ट -1 अगर कॉमन ले लें तो ये होल टर्म नीचे वाली होल टर्म से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगी। ऊपर अगर हम जस्ट -1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास x जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया और y जो पॉजिटिव था वो माइनस हो गया, यूं लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास x-y पहले से है। अब ये होल टर्म जो है नीचे वाली, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट -1 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये जस्ट समझाने के लिए उन्होंने बताया कि आपको अगर इससे भी कोई फैक्टर्स दिए हों जो कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन आपको अब एक मेथड पता चल गया है कि अगर आप उसमें से कोई चीज़ कॉमन लेके सेम फॉर्म में बना के इसको कैंसिल आउट जरूर कर सकते हैं। ये उसी चीज़ को भी इन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा है। अब ये एक और एग्जांपल है, ये थोड़ी सी उन्होंने उस एग्जांपल से टफ बनाई जो पहली समझाई थी। अब इसमें भी y इज नॉट इक्वल टू -8, ये इन्फिनिटी से बचने के लिए उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। अब ऊपर हमारे पास आ गया y+7 होल स्क्वेयर और +y+7। अब एक स्क्वेयर है, होल स्क्वेयर है, और एक y+7 और नीचे y+8 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर इस स्क्वेयर वाली टर्म को आप एक तो वो फार्मूला होता है a+b होल स्क्वेयर, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आप इसमें भी वो खोल सकते हैं कि आप a+b का होल स्क्वेयर हो तो a² + 2ab + b² वाला फार्मूला खोलें। ऊपर वाली टर्म फिर जो लाइक टर्म्स होंगी उनको कंबाइन कर लेंगे, तो वो करते करते आपके पास कोई फॉर्म ऐसी आ जाएगी जो फिर आप y+8 से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन्होंने ये बताया है कि अगर आप जस्ट इसको यूं ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ, तो इससे कोई
फ्रैक्शन पे चेंज नहीं आया, इस एक्सप्रेशन पे चेंज नहीं आया, जस्ट लुक चेंज हुई, तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, जस्ट इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो आप इसमें से ये एक टर्म कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप y+7 कॉमन लेते हैं पूरी टर्म में एक दफा, अब फर्ज कर लें ये पूरी है, नीचे वाली नहीं, जस्ट ऊपर वाली, ऊपर वाले में से अगर y+7 आप कॉमन लेते हैं तो एक तरफ आपके पास y+7 बच गया, ये होल स्क्वायर में से एक हमने बाहर ले लिया कॉमन और एक अंदर बच गया, प्लस, और दूसरी तरफ ये जो था इसकी पावर 1 ही थी जो कि हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसकी जगह आप जस्ट 1 लगा दें। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और नीचे y+8 एज इट इज आएगा। अब आप जिस तरह इस ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे y+7+1, तो ये y+8 ही बनती है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जस्ट आपके पास y+7 आ जाएगा, जो कि ये ए में आंसर है। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में जब भी कोई चीज़ दी होगी तो आप कोशिश करेंगे कि उसको, जो भी डिनोमिनेटर में चीज़ है, आप कोशिश करके उसके इक्वल लाएंगे, उसके फैक्टर्स ऐसे सोच के या उसके इक्वेशन को देखते हुए, एनालाइज करते हुए कि इसमें से मैं क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ, वो लेके कि मैं उसके फैक्टर्स को इसके इक्वल कर लूँ ताकि ये होल टर्म कैंसिल हो जाए। होल टर्म कैंसिल के लिए करने की वजह ये है कि ताकि वो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में एक वैल्यू आ जाए उस वेरिएबल की। ये उसी चीज़ को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फिर किया कॉमन लेके। तो इसी को समराइज इन्होंने किया हुआ है कि सी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में हो तो आपने क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाने, ठीक है, और फिर उनको कोशिश करनी है कि आप डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है उसको पूरे कॉमन फैक्टर से मल्टी और कैंसिल आउट कर सकें। जैसे यहाँ पे अब z+3 है, ऊपर फैक्टर बनाए तो वो भी एक z+3 आ गया और ये दोनों z+3 कैंसिल हो गए तो z+2 बच गया। अब आगे देखते हैं, सी अ स्पेशल प्रोडक्ट। अब ये उन्होंने दिया हुआ है कि कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको आपने याद कर लेना है, मेमोराइज करना है, कि ये फॉर्म्स आए तो आप इनको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अभी हम इनको देखते हैं। जैसे हमने अलजबरा में भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, वही चीज़ इधर बयान हुई हुई है कि अगर आपके पास ये फॉर्म आती है, स्क्वायर ऑफ अ सम, कि दो चीज़ का स्क्वायर आ गया, तो दो चीज़ों के सम का होल स्क्वायर आ गया, तो ये हमें वैसे भी पता है कि a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बेसिकली, जिसको खोलने से या इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी दूसरी फॉर्म ये होती है कि a² + 2ab + b²। इसी तरह अगर सेंटर में माइनस होगा तो उसे स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस कहते हैं, और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इस तरह है कि या -2ab वाली टर्म में माइनस आ जाता है। और तीसरा फार्मूला होता है ये x² - y², जिसे a² - b² भी कहते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, कि दो चीज़ों का स्क्वायर है और उनके दरमियान में माइनस है, मतलब वो डिफरेंस है, माइनस हो रही है, तो उस टर्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी उसी का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का, a+b × a - b, ठीक है, a² - b² का। तो ये तीन चीज़ें वो ये कह रहे हैं कि आप याद कर लें, और जब भी इस फॉर्म में आपके पास, जब इस फॉर्म में कोई चीज़ आएगी आप डायरेक्ट इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगे। जब आपके पास इस फॉर्म में आएगी माइनस के साथ तो आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, और जब आपके पास इस फॉर्म में कोई चीज़ आए तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यू शुड मेमोराइज दीज फॉर्म्स एंड लर्न टू गो बोथ फेज क्विकली, factoring or distributing. If you learn to recognize these templates, you will save time. मेन चीज हमारी जीआरई में जाए है वो टाइम ही है, कि टाइम बचाना है हमने। मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व तो आराम से कर लेंगे, मतलब अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और टाइम लगाएंगे तो हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, अगर वो मुश्किल क्वेश्चन हो तब भी। लेकिन हमने टाइम बचाना है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होगा, तो हमने जो क्विकेस्ट वे होगा आंसर तक पहुँचने के लिए वो चूज करना।
और वो प्रैक्टिस से ही होगा, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे और इन मेथड्स को हम फिंगर टिप्स पे हमारे हो जाएंगे, याद कर लेंगे, तो हम इनको अप्लाई कर सकेंगे रियल जीआरई टेस्ट में. अब द GMAT often disques these forms using different variable numbers, roots and so on. डिस्क्विज का मतलब हमने पढ़ा था कि वो छुपा के रखता है या हिडन होता है. कि जीआरई या जीमैट के टेस्ट में ये जो फॉर्म्स हैं सिंपल a+b होल स्क्वायर, या ये जो इसकी ओपन टर्म शेप है या डिफरेंट लुक है, ये हमें डायरेक्ट इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखी हुई मिलेगी कि हम फौरन अंदाज़ा लगा लें कि भाई ये तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो वो हिडन होगी, डिस्क्विज होगी हमसे. जो भी फॉर्म होगी वो ज़्यादातर वो छुपी हुई होगी, और डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करते हुए, रूट्स को यूज़ करते हुए, या कोई और चीज़ यूज़ करते हुए वो हमसे छुपी हुई होगी. तो उसे हमने खुद एनालाइज करके देखना है कि वो इन तीन फॉर्म्स में से भी कोई फॉर्म बन सकती है या नहीं. अगर बन सकती है तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म के थ्रू भी उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. जैसे अब एग्जांपल उन्होंने दी है कि x² + 8x + 16. अब यहाँ पे 2ab, हम डायरेक्ट 2 नहीं देख रहे ना कोफिशिएंट, जिस तरह फॉर्मूले में होता है कि x² + 2ab + b². तो यहाँ पे 2 × a × b का वो वैसे फॉर्मूला है. लेकिन आप इसको अगर सॉल्व आउट करें तो आप देखेंगे कि ये भी एक चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है. तो a+b का होल स्क्वायर आप एनालाइज करें तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में सेकंड टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, और सेंटर में 2 के साथ उनका मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहा होता है. तो आप इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं. जैसे 8x को आप लिख सकते हैं 2 × 4 × x, या 2 × x × 4, क्योंकि x टर्म पहली है. तो आप वो 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये फॉर्मूले आपको अंदाजा है ना, आपने भी पढ़े हुए हैं जाहिर है. Yes, sir. किसी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में. Clear है सर. जी ठीक है. तो आप इन फॉर्म्स को या इन फार्मूलाज को देखते हुए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट भी इस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं. मतलब आपको फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. उस तरह सोच के अगर आपके पास उस तरह फॉर्म दी हुई है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, और आप फैक्टर भी बना सकते हैं. लेकिन आपको अब जो इजी लगता है, जिससे आप जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हैं, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो ये अभी उन्होंने सिंपल फॉर्म उसकी दी थी कि आप ये देख लें x+4 और x+4. अगर आप इसका होल स्क्वायर इस तरह लिख लेते हैं पहले, आपको पता चलता है कि ये ये शेप है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं. तो आप इसको डायरेक्ट x+4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दूसरा तरीका यही है कि जो आपने फैक्टर बनाए हैं, आप 16 का मल्टीपल देख लेते हैं, जिसको ऐड करने से आपके पास 8 आ रहा हो. वो +4 और +4 है, तो उसको आप होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं. और फिर आप इसको =0 करके दो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. दो वैल्यू तो नहीं, इसमें एक ही वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये फैक्टर सेम निकल रहे हैं, x+4 और x+4. तो आपके पास x = -4 आता है. अच्छा, अब दूसरी दूसरी शेप देख लेते हैं, जो ये माइनस वाली है. अगर आपके पास माइनस है तो सेम उसी तरह है कि अगर आपके पास ये शेप बन रही है तो आप इसे a - b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ये उसी को किया हुआ है. लेकिन अब एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे और बताई कि जिस तरह भी ये चीज़ है कि a² तो a का हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है, 4b² जो है वो 2b का होल स्क्वायर है, ये हमें पता चल गया. फर्स्ट और लास्ट में बोथ स्क्वायर्स, ठीक है. अच्छा ठीक है, कर सकते हैं हम. उन्होंने टफर लिखा था, मैंने कहा शायद इसमें कोई ऐसी बात है जो उससे डिफरेंट है. बहरहाल ये सेम है कि ये भी दोनों चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं. ये फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये दूसरी टर्म जो स्क्वायर में है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो आप इसकी सेंटर टर्म देख के आप इसको होल स्क्वायर इसका बना सकते हैं. इसके माइनस साइन से हमें पता चल रहा है कि ये इस वाली उस फॉर्म में आएगा, स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस में.
सम में नहीं आएगा बल्कि डिफरेंस में आएगा क्योंकि माइनस का साइन। अब थर्ड है कि अगर दो स्क्वेयर्स का डिफरेंस दिया हो इस तरह, इस तरह भी इन्होंने ये दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ अ स्क्वेयर, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि अगर इस शेप में कोई चीज़ हमें दी हो तो हम उसे डायरेक्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इसको देख लें अभी कि अगर आप इसको कंसिडर करते हैं उसी तरह कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो ये इसकी ये वाली ओपन फॉर्म थी ये वाली, ठीक है, कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आप इसको एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप पहले का स्क्वायर डायरेक्ट दूसरे का स्क्वायर लेके आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इन्होंने तो जैसे भी वो वैल्यू निकाली है सॉल्व आउट करके फॉइलिंग मेथड से, लेकिन आपको वो जो टर्म बताई थी उस तरह आप इसको लिख के तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप उस तरह लिखते हैं, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं कि एक टर्म आपके पास आ रही है जो एक्स की जगह वो वन है, आप इसका स्क्वायर ले लें माइनस, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वाला फॉर्मूला है, तो दूसरी वाई पे जो हमारे पास टर्म है वो रूट 2 है, इसका भी स्क्वायर लिखे। अब ये हमने जस्ट उसको उस फॉर्मूले की शेप में लिखा है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, वन का स्क्वायर वन आएगा। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो वन माइनस जस्ट टू आ जाएगा, ये इसी सिर्फ का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाता है -1, जो कि इन्होंने भी निकाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये उसी की एक और एग्जांपल है कि एक टर्म दूसरी टर्म इनका सम दिया हुआ है और इन्हीं का डिफरेंस फिर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी आप उसी फॉर्म में लिख के कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की फॉर्म में आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब उसी की दूसरी शेप में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अगर आप इसको बनाना चाहें, अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है, तो आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास दो फैक्टर बन जाएंगे। जैसे 16x4 जो है वो 4x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बनता है, मतलब परफेक्ट स्क्वेयर है। इसी तरह ये 9 3 का स्क्वेयर है और वाई स्क्वेयर जो वाई का है ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है, तो आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट आपने फिर साइन देखने हैं कि आप साइन कैसे, अब साइन आप पहले वाले के साथ प्लस लगा लें या दूसरे वाले के साथ प्लस लगा लें और एक माइनस होगा, तो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो आप चाहे इधर माइनस लगा लें और इधर प्लस लगा लें या इधर प्लस लगा लें इधर माइनस लगा लें, आंसर आपका सेम आता है। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं और आप उनसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये एक डिफरेंट शेप है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, आप इनको इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनको देखते हुए आप इनको अब सॉल्व आउट कर सकते हैं, और वो तीन फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप डायरेक्ट इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। कल हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और सजेशन यही है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, ये जो ड्रिल क्वेश्चन हैं लाजमी अटेम्प्ट करें, ताकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। हमारे पास 2 3 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो सर जफर हमारे साथ हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे बेशक। सर दानियाल रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये
आई थिंक जीआरई की तैयारी हमसे पहले ही इन्होंने स्टार्ट की थी। सर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि वर्बल की तैयारी के लिए क्या सजेशन होनी चाहिए, या ये जिससे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसके साथ हम और क्या ऐड कर सकते हैं? अच्छा, वर्बल के लिए तो सबसे पहले आपको वोकेबलरी आती है। इसके बगैर जो है ना, वर्बल को कर ही नहीं सकते। और जो आज क्वांट क्वांट का सेक्शन है, इसमें सबसे ज़रूरी जो है फाउंडेशन है। जो जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी मतलब क्या कहते हैं ट्रिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। इसके बगैर आप मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसका क्या कहते हैं, फॉर्मूला शीट्स वगैरह मिल जाते हैं ऑनलाइन। वो बेसिकली आपने उनको बार बार रटा लें ताकि आपकी फिंगर टिप्स हो। उसके बाद जाके आप स्ट्रेटजीज वगैरह पे जाएं तो वो इजी हो सकती है। बजाय इसके आप इसको मतलब सिर्फ एक दफा सॉल्व करें कि डायरेक्ट स्ट्रेटजीज पे चले जाएं, तो क्या होगा बिल्कुल कि आप फिर से भूल भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जीआरई के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके बेसिक ये जो फाउंडेशन है, या आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह लें, इनको पहले बिल्कुल 100% आपने अपनी फिंगर टिप्स पे करना है। जब इनका आप समझ लें कि वो रटा सर ने कहा कि रटा लग गया है, कि अब आप फौरन से आपके जहन में आता है कि ये अगर सिनेरियो है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जब आप उस पे आ जाएंगे तो फिर आपने स्ट्रेटजीज वाली बुक्स या स्ट्रेटजीज पे जाना है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कौन सी स्ट्रेटजी हम अप्लाई करें। तो अगर हम एक दफ़ा इसको पढ़ के स्ट्रेटजी पे चले जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की होगी, जो कि हम जी सर आपका माइक ऑन हुआ है, आप शेयर कर जी सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम एवरीवन। ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू हियर। तो वालेकुम वालेकुम सलाम। इसमें सलाम सर। जो थैंक्स फॉर कमिंग वर्बल है ना, वर्बल आपको ये बताता है कि ये बंदा मेंटली कितना फ्रेश है। जो हम रट्टा मारते हैं ना, जो ये बताता है कि बंदे की मेमोरी कितनी काम कर रही है। तो जो बंदा मेंटली एग्जॉस्टेड होता है, बर्न आउट होता है, उसका आईक्यू कम हो गया होता है, उसकी मेमोरी भी कम होती है। तो ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक कि ब्रेन फ्रेश कितना है, कि ब्रेन कितनी स्पीड से रिस्पॉन्ड करता है चीजों को। जो बंदा बर्न आउट होता है, आप में से जो लोग बर्न आउट हुए लाइफ में, तो उन्हें पता होगा कि ब्रेन की जो स्पीड है बड़ी स्लो हो जाती है जब बंदा थका होता है। तो जैसे आपको रात को थके हुए हों, लेकिन काम आपने लाजमी करना है पूरा, तो जो काम 5 मिनट का वो घंटा ले लेते हैं इजीली। और जो आपकी मेमोरी है, ये बताती है कि इस बंदे का दिमाग कितना फ्रेश है। ये दो चीजें, इसीलिए इन दोनों चीज़ों के लिए जब आप जीआरई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप प्रेफरेबली ना जॉब कर रहे हो ना सेमेस्टर में हो, क्योंकि इससे स्कोर कम आएगा। तो उससे पहले प्रेफरेबली महीना पहले छुट्टी ले लें, नींद पूरी करें। आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। वोकेबलरी के लिए सिर्फ रट्टा नहीं मारना ज़रूरी। रट्टा मार के आप उतनी वोकेबलरी याद कर लेंगे जितनी आप रिटेन कर पाते हैं, लेकिन रिटेन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, वो ये है कि आप फ्रेश हो। तो बेसिकली जो जीआरई का एग्जाम है मुझे दिखाता, तो जो मैंने एक वेबिनार में ये चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है, अगर किसी ने वो नहीं देखा हुआ तो उसे लाइक पे लिंक लेके तो वो देख सकता है वो। दूसरा क्वांटिटेटिव वगैरह में, मैथ वगैरह में भी आपके 100% मार्क्स चाहिए, 99% नहीं चाहिए। वर्बल में तो ठीक है, वो लक भी होती है कि आपने कितनी तैयारी की और उसमें से कितना कुछ है। लेकिन क्वांटिटेटिव में तो क्वांटिटेटिव मैथ पोर्शन में 100% आने चाहिए, क्योंकि ये मैथ टोटल मैट्रिक लेवल का मैथ है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी और क्वेश्चन या कमेंट? थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम सर वालेकुम सर। लास्ट मिनट चल रहा है, शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हमारा थैंक यू टाइम सो मच सर। ओवर हो गया। जी जी पूछ लें किसका क्वेश्चन है। जल्दी से पूछ लें जब तक क्लास है तो। जी सर, टाइम कम है। मैंने क्वेश्चन ये पूछना था सर कि मैं चूंकि एमफिल मेरा हुआ है और पीएचडी के लिए मेरे वो करना था, तो सर मेरी एक प्रोफेसर से बात हुई है चाइना में। तो सर जफर से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं क्या करूं, अगर मैं चाइना चला जाऊं, वहां से अगर इन चीज़ों की तैयारी करूं